तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो राजनीतिक विज्ञान। तो इसका जो सीबीएसई के द्वारा, जी हाँ बच्चों, सीबीएसई के द्वारा जो आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है 2022-23 के बोर्ड एग्जाम के लिए, ये आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और सीबीएसई जो है आपका इंग्लिश मीडियम में सैंपल पेपर जारी करता है, उसको हमने फुल्ली हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट कर दिया है ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख सके। तो आज का ये वीडियो दोनों ही मीडियम के बच्चे जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो सैंपल पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूं इस वीडियो में वो हिंदी मीडियम में तो होने ही वाला है, साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी उनका कंटेंट दूंगा। हिंदी में बेसिकली मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चन आंसर्स, और इंग्लिश में दिखा दूंगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है और कैसे आंसर आपको लिखना है। तो दोनों ही मीडियम के बच्चे जो है इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। आपका जो 2022-23 का, जी हाँ बच्चों, 2022-23 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके अंदर बहुत ज्यादा मदद आपको मिलेगा बच्चों। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन का लेवल है वो 1000 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो लाइक जरूर कीजिएगा। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, जो कल मैंने इंग्लिश का वीडियो डाला था, इंग्लिश का सैंपल पेपर 2022-23 के लिए, जिसने नहीं देखा, जिन बच्चों ने, वो जा करके देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन खोलेंगे वहां पर भी शो कर जाएगा, आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के वहां पर भी देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको एक छोटी सी जो है मिस इन्फॉर्मेशन दे दी कि जो आपका पेपर है वो 2 घंटे का होगा। ये गलत है, ये गलती से वहां टाइप हो गया था। आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का होने वाला है। कोई भी पेपर ले लीजिए, जो मेजोरिटी सब्जेक्ट्स के आपके पेपर होने वाले हैं ज्यादातर, ठीक है। तो इंग्लिश का जो आपका पेपर है वो 3 घंटे का होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब फाइनली अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। इसका जो पेपर होगा आपका, ध्यान से समझिए, 3 घंटे का होगा। और जो पेपर आएगा आपका 80 नंबर का पेपर आएगा, 80 मार्क्स का जो है आपका पेपर होगा, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा सामान्य निर्देश समझ लेते हैं इस पेपर का। जो कि आपका बोर्ड एग्जाम आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सीरीज लिखा होता है आपका, मतलब हर एक पेपर का एक अलग यूनिक सीरीज होता है। उसके आगे अगर मैं बात करूं तो सेट नंबर आपका लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि ये जो पेपर मैं आपको करा रहा हूं ये सेट 1 है। आपका टोटल 4 सेट आता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सेट 1 से लेके सेट 4 तक आपको कोई सा भी सेट मिल सकता है। तो अभी हम आपको जो करा रहे हैं ये सेट 1 है। उसके आगे अगर मैं बताऊं तो क्वेश्चन पेपर का अपना एक कोड नंबर होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपका बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आएगा, ध्यान रखिएगा। उसके नीचे अगर मैं चलूं तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जांच लीजिए कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 23 मुद्रित पृष्ठ है, यानी कि प्रिंटेड पेजेस कितने हैं, 23 है। और एक मैप आपको देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। उसके आगे देखिए बताया गया है कि जांच कर लीजिए कि ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, इसके अंदर 30 क्वेश्चन है, 30 प्रश्न है आपके टोटल इस पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर अभी मैं कराने वाला हूं उसके अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और अथवा वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। सामान्य निर्देश जिसकी अभी मैं बात कर रहा था उसको देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। सामान्य निर्देश अगर आप समझते हैं तो आपको पेपर का मोटा मोटा एक आइडिया लग जाता है कि आपका पेपर किस टाइप का होने वाला है, ठीक है। तो देखिए सामान्य निर्देश में क्या बताया गया है कि सभी प्रश्न जो है वो अनिवार्य है, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। जो प्रश्न संख्या 1 से लेके 12 तक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 12, 1 से 12 तक जो क्वेश्चन है वो एक एक अंक के बहुविकल्पिक प्रश्न है, यानी कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, वो पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। तो आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हो गए 1 से 12 तक एक एक नंबर के। उसके बाद बताया गया है कि प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 18 तक, ठीक है, 13 to 18 तक आपका 2 नंबर वाले यानी 2 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे गए हैं। और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, इनका आंसर जो आपको देना है 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्ड लिमिट लगा दी है, 50 वर्ड के अंदर आपको आंसर देना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या बताया गया है कि प्रश्न संख्या 19 से 23 प्रत्येक 4 अंक का है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 19 से लेके 23 तक है ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। और 4 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर जो आपको देना है ये 100 वर्ड्स यानी कि 100 शब्दों में देना है बच्चों, ध्यान रखिएगा।
उसके आगे अगर मैं चलूं तो यहाँ बताया गया है कि प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 26 तक, इसके अंदर आपसे पैसेज वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, कार्टून वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जाएंगे, और मानचित्र आधारित प्रश्न बोले तो मैप बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जाएंगे बच्चों आपसे। ठीक है, उसके आगे देखिए क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 30 तक प्रत्येक 6 अंक का है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 30, 27 से लेके 30 तक 6 नंबर वाले क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, और इन क्वेश्चंस का जो आंसर आपको देना है वो 170 शब्दों में यानी कि 170 वर्ड्स के अंदर देना है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके आगे लास्ट में बताया गया है कि 6 अंकों के प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी कि जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर आपको चॉइस देखने को मिलेगा। हिंदी में बोलूं तो अथवा वाले क्वेश्चंस है ये 6 नंबर के। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला कर लीजिए, नीचे वाला नहीं आता है तो ऊपर वाला कर लीजिए। अभी जब हम पेपर करेंगे तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सामान्य निर्देश है। अगर इंग्लिश में बात करूं तो इसको बोलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। मैंने ओवरऑल आपका हिंदी इंग्लिश कंबाइन करके समझा दिया आपको। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम अपने जो पेपर है हमारा पॉलिटिकल साइंस का उसको शुरू करते हैं बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग ए भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बोले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं आपके वो पूछे जाएंगे, यानी 4 में से एक आपको सही विकल्प चुनना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर कि 2009 में शुरू हुआ अरब स्प्रिंग आंदोलन बाद में डैश में बदल गया। किस में बदल गया बच्चों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, राजनीतिक आंदोलन के अंदर बदल गया। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा। यहाँ पर आप देखेंगे द मूवमेंट जो है सो कि अरब स्प्रिंग दैट बिगेन इन 2009 लेटर टर्न इनटू अ पॉलिटिकल मूवमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर ये बदल गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि ये जो पेपर आया था वो इंग्लिश मीडियम में आया था सीबीएसई की तरफ से। इसको हमने ट्रांसलेट किया है काफी मुश्किल से हिंदी मीडियम में, तो कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, कुछ गलतियां हो सकती है। मैं अपनी तरफ से 110% जो है सो की कोशिश करूंगा कि आपको परफेक्ट समझाने का। बाकी 1-8% अगर मिस्टेक रह जाता है तो आप अपना दिमाग लगा करके उसको सही कर लीजिएगा। बाकी मैं अपनी तरफ से 110% दूंगा आपको समझाने में। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों को खास करके बोल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में तो परफेक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस सोवियत नेता का नाम बताइए जिसे 1991 में तख्ता पलट का सामना करना पड़ा था। तो उसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मिखाइल गोर्बाचेव को तख्ता पलट का सामना करना पड़ा था। और अगर आपको याद हो, आपने चैप्टर पढ़ा हो, तो 1991 में ही सोवियत संघ का विघटन हुआ था और मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां भी उसमें बहुत क्रिटिकल रोल निभाया था सोवियत संघ के विघटन के अंदर। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा, ठीक है, तो वो इस तरह से पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि आसियान वे के लिए सबसे उपयुक्त कथन में से एक का चयन करना है आपको। ठीक है, आसियान वे क्या होता है? आसियान वे बोले तो आसियान का काम करने का तरीका, स्टाइल बोल लीजिए। ठीक है, जैसे रजनीकांत जो आप सुपरस्टार है उनका एक स्टाइल होता है। ठीक है, और उसी प्रकार से हर बॉलीवुड के जो भी हीरो है उनका स्टाइल होता है, हॉलीवुड के हीरो का अपना एक स्टाइल होता है। ठीक है, हर एक बंदे का अपना एक स्टाइल होता है। तो उसी प्रकार से हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक काम करने का तरीका होता है। तो आसियान का भी अपना एक वे है, काम करने का एक स्टाइल है। तो उसमें से आप मतलब ये बताया गया है कि आसियान के लिए सबसे उपयुक्त कथन में से एक का चयन करना है। मतलब आसियान का जो स्टाइल है ना, इन सब में से परफेक्ट स्टाइल कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दे दिया है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आसियान सदस्यों के बीच एक अनौपचारिक और सहकारी बातचीत है। ठीक है, आपने ये भी सुना होगा कि आसियान जो है अनौपचारिक और जैसे कि बातचीत के जरिए बहुत सारे विवादों को भी आसियान ने सुलझाया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आपका ऑप्शन बनेगा यानी आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ करेक्ट होगा। ठीक है, यही थर्ड क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर द आसियान वे। तो इसका
जो है सो कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट आपका होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन कि मॉस्ट्रिस्ट जो संधि है और यूरोपीय संघ यूरो को अपनाने से इनकार करने वाले देशों का सही समूह चुनना है आपको। ठीक है, मॉस्ट्रिस्ट की संधि और जो यूरोपीय संघ में यूरो मुद्रा को जो है सो कि अपनाने से इनकार करने वाले देश कौन कौन से है, तो डेनमार्क और स्वीडन जो है यूरो मुद्रा को अपनाने से इनकार करने वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, सेम चौथा क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछा जाएगा और जो आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क एंड स्वीडन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अभिकथन और कारण वाला पूछा जाएगा। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो असर्शन एंड रीजन वाले जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, असर्शन और रीजन वाले वो पूछे जाएंगे, यानी कि आपको अभिकथन दे दिया जाएगा, कारण दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले पांचवा क्वेश्चन है हमारा। पांचवें क्वेश्चन में देखिए अभिकथन जो है हमारा ये क्या कह रहा है कि पारंपरिक सुरक्षा हिंसा से बचने के साधन के रूप में विश्वास निर्माण को स्वीकार करती है। और कारण क्या कह रहा है कि विश्वास निर्माण एक प्रक्रिया है जिसमें देश अपने प्रतिद्वंदियों यानी कि कॉम्पिटिटर्स के साथ विचारों और सूचनाओं को साझा करते हैं। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ए और आर दोनों ही सही है यानी सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। अगला हमारा छठा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है सो कि अभिकथन या दावा कह लीजिए ये है कि इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी के भीतर से आई थी। ठीक है भाई, अगला है कारण क्या कह रहा है कि कारण कह रहा है कि उसे कांग्रेस के भीतर से शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं के समूह सिंडिकेट ने निपटाना पड़ा। ठीक है, मतलब इस तरह से ये आपका कारण आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। बिल्कुल यहाँ पर ये आपका परफेक्ट, दोनों जो चीज बोला है अभिकथन और कारण दोनों ही सही है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका उसके लिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरह से आपका फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, सातवां क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन है कि आतंकवाद से क्या तात्पर्य है। ठीक है, यानी कि टेररिज्म क्या है एक तरह से। तो इसका सही उत्तर है क्रूर हिंसा का उपयोग करके समाज में भय का माहौल तैयार करना, यही आतंकवाद कहलाता है। तो सातवें का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सेवंथ क्वेश्चन है, टेररिज्म रेफर टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां क्वेश्चन कि नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चार कथन दे रखा है बेसिकली आपको, तो इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला सही है कि नीति आयोग केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा सही है आपका नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है। और उसके बाद चौथा भी सही है कि नीति आयोग बड़े राज्यों के लिए अधिक भूमिका और छोटे राज्यों के लिए छोटी भूमिका तय करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आप देखेंगे तो सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ कोड दे रखा है आपको, इन कोड्स में से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए नौवें प्रश्न पे। नौवां प्रश्न जो है आपका कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है पीसी महालनोबिस जी ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया था, बोले तो ड्राफ्ट तैयार किया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम द पर्सनैलिटी हु ड्राफ्टेड सेकंड 5-year प्लान। तो सही उत्तर है इसका पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि आप इसको एक टाइम के हिसाब से आपको अरेंज करना है इसको, ऑर्डर को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है आपके सामने है। ठीक है, तो पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको,
तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसके आंसर की, तो पहला दूसरा आम चुनाव हुआ था, उसके बाद फिर चौथा आम चुनाव, ठीक है, उसके बाद फिर वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति चुने गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस आर सीपीआई गठबंधन ने आम चुनाव में कई सीटों पर जीत हासिल की। तो इस तरह से 10वें का ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा कोड्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से आगे चलते हैं, इसको आप ऑर्डर में लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम बताइए जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, एक तरह से इनवैलिड घोषित कर दिया। तो इसका सही उत्तर है जगमोहन लाल सिन्हा जो थे, इन्होंने इसको अवैध घोषित कर दिया, ये जज थे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, नेम द जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट हु डिक्लेयर्ड मिस्टर इंदिरा गांधीज इलेक्शन एज इनवैलिड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, मिस्टर जगमोहन लाल सिन्हा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन कि आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में विषम का पता लगाएं, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो फाइंड द ओड वन आउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो आपका प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है ना, उसके संदर्भ में आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है नक्सल या कह लीजिए नक्सली आंदोलन, ठीक है, नक्सलाइट मूवमेंट जिसको आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये हमारा सेक्शन ए यहाँ पर खत्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेक्शन ए के अंदर हमने जो है सो कि सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लिए, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपका, ठीक है। तो पूरा वीडियो आप अगर देखते हैं तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा बोर्ड का पैटर्न कैसा होने वाला है, प्री बोर्ड का पैटर्न कैसा होने वाला है, या मिड टर्म का पैटर्न कैसा होने वाला है पेपर का, ठीक है। बोर्ड में किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ये सारा आइडिया लगता जाएगा। कैसे आंसर आपको लिखना है, तो सब कुछ आइडिया लगता जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ही की भलाई के लिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं अनुभाग बी, बोले तो सेक्शन बी के अंदर, जिसके अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। बोले तो 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सामान्य निर्देश आपको दिखाऊं तो सामान्य निर्देश के अंदर भी आप लिखा हुआ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 तक जो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो 2-2 नंबर के होंगे, और इनका आंसर जो आपको 50 शब्दों के अंदर देना है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13वां है सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन कि रूस और भारत दोनों द्वारा कल्पना की गई बहुध्रुवीय दुनिया की किसी एक विशेषता पर प्रकाश डालिए, ठीक है। बहुध्रुवीय दुनिया यानी कि सेकंड कह रहा हूं आपका 1991 में जो है सो कि जब सोवियत संघ यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, तो विश्व जो है एक ध्रुवीय हो गया था। यानी कि जो पूरी पावर थी आपकी, क्या थी, पूरी पावर थी, वो एक देश के पास चला गया था, अर्थात यूएस, ठीक है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन फिर रूस और भारत जैसे देश निकल करके आए और उन्होंने कल्पना की कि वो पूरी दुनिया को बहुध्रुवीय बनाएंगे, यानी कि जो पावर्स है, ठीक है, वो एक देश के पास न रह करके बहुत सारे देशों संगठनों इनके पास रहेगा, ठीक है। तो इनकी कल्पना की एक जो है सो कि विशेषता पर प्रकाश डालना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर जो आप लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि सामूहिक सुरक्षा और सामूहिक प्रतिक्रिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कई शक्तियों का सह अस्तित्व देखने को मिलता है, ठीक है। सभी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और स्वतंत्र विदेश नीति का समझौता ये जरूरी है आज के टाइम पे, ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र जैसे निकायों के माध्यम से निर्णय लेना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, यानी कि आज के टाइम पे यूएनओ जैसे संगठन जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। सभी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और स्वतंत्र विदेश नीति जो है इसका समझौता होना चाहिए, कि हर एक कंट्री के पास अपना एक कह लीजिए फ्री जो उनकी विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, वो होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आप आंसर के अंदर लिख सकते हैं बच्चों। सेम क्वेश्चन अगर आपका 13वां क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों 13वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करके लिखना है आपको। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा 13वां क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां क्वेश्चन जो है हमारा कि दक्षिण एशिया में शामिल देशों के नाम बताइए और इस क्षेत्र में शांति और सहयोग
जो है बढ़ाने का एक तरीका सुझाइए। तो देखिए दक्षिण एशिया के बारे में मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया। दक्षिण एशिया में आमतौर पर बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका आते हैं। साथ ही साथ अब अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाता है। ये सारे देश दक्षिण एशिया के अंदर आते हैं। उसके बाद क्या पूछा है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति और सहयोग जो है कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सार्क जैसे संगठनों और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में साफ्टा जैसे पहलों के माध्यम से इस क्षेत्र में शांति और सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। सार्क संगठन जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन जैसे संगठनों को आगे बढ़ चढ़ करके मतलब सभी देशों को मिल करके इस संगठन को सफल बनाना होगा। ठीक है, साफ्टा जैसे पहल करने होंगे, यानी कि कह लीजिए जो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया है उस तरह से पहल करना होगा ताकि देशों के बीच में व्यापार जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके और फ्री ट्रेड हो सके। ठीक है, तभी जो है इन देशों के बीच में शांति और सहयोगों को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन हिंदी में हो गया। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आंसर आपको लिखना है इंग्लिश मीडियम में वो कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से साउथ एशिया के बारे में आपको लिखना है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन कि उत्तर पूर्वी भारत की राजनीति पर हावी होने वाले किन्हीं दो मुद्दों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत की यहाँ बात कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्वायत्तता की मांग हमेशा देखने को मिलती है, अलगाववाद जो आंदोलन है और बाहरी लोगों का विरोध देखने को मिलता है। तो ये दो मुद्दे आप लिख सकते हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना होगा, इजीली 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपके सामने। यहाँ पर आप देखेंगे हाईलाइट एनी 2 इश्यूज दैट डोमिनेट द पॉलिटिक्स ऑन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपको पता है ना बच्चों, इधर वाला आपका जो असम है, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है, इधर वाले जो हिस्सा है हमेशा अलगाववाद की भावना रहती है कि भाई हमें इंडिया से अलग कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, सभी लोग वहां के खराब नहीं है, कुछ होते हैं ना, कुछ जैसे नक्सलवादी लोग हो गए, तो कुछ लोग जो है वहां के खराब है जिन कारण से ऐसा चीजें हमें देखने को मिलता है। और इसका जो आंसर आप लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इश्यूज के बारे में है, इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इनको एक्सप्लेन कर देंगे 2 नंबर इजीली आपको मिल जाएगा, 50 शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए बच्चों कि मंडल मुद्दे पर कुछ प्रकाश डालते हुए, यानी कि कुछ प्रकाश डालते हुए बोले तो प्रकाश डालते हुए भारत में मंडल विरोधी प्रदर्शकों या प्रदर्शनों का एक कारण बताइए। कहने का मतलब यह है कि जो मंडल मुद्दा है उस पर प्रकाश डालते हुए मंडल विरोधी प्रदर्शनों का एक कारण भी आपको बताना है। तो देखिए मंडल मुद्दा जो है वो क्या है उसको समझिए पहले। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया और सिफारिशें थी कि केंद्र सरकार जो है ना वो 27% जो सीट है ना वो नौकरियां पिछड़े वर्गों के लिए, जो बैकवर्ड कास्ट होते हैं ना उनके लिए रिजर्व कर देंगी, आरक्षित कर देंगी। ठीक है, तो ये फैसला लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, इससे देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक मंडल विरोधी देखने को मिला, मतलब इसके खिलाफ विरोध देखने को मिला। और यही चीज आगे बढ़ करके क्या हुआ, ओबीसी आरक्षण जो है, अदर बैकवर्ड कास्ट के आरक्षण के समर्थकों और विरोधियों के बीच इस विवाद को मंडल मुद्दे के रूप में जाना जाता है। इस मुद्दे ने 1989 में भारत में राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और 16वां क्वेश्चन ये इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मंडल इशू के बारे में बात करना है आपको, और इसका जो आंसर आपको लिखना है 16वें क्वेश्चन का इंग्लिश मीडियम में वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2 पॉइंट्स के अंदर आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा जो बचा हुआ है ये आप देख ही सकते हैं। इस तरह से आपको लिखना है, इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 17वां क्वेश्चन कि पारंपरिक सुरक्षा नीति के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शक्ति संतुलन का मूल्यांकन करना है। यानी कि जो हमारी पारंपरिक सुरक्षा नीति है उसके महत्वपूर्ण घटक के रूप में शक्ति संतुलन का मूल्यांकन करें। शक्ति संतुलन आप समझते हैं क्या होता है? एक तरह से आप कह लीजिए पावर का बैलेंस करना। ठीक है, आज के टाइम पे आप देखेंगे तो शक्ति संतुलन है, पूरी दुनिया में शक्ति संतुलन है। आपको क्या लगता है खाली रशिया और अमेरिका ही ताकतवर है? भारत, चीन, ठीक है, आसियान, इधर से आप यूरोपीय संघ, ये सारे मिलकर के ताकतवर है आज के टाइम पे। कोई एक देश, एक संगठन आज के टाइम पे ताकतवर नहीं है। आज के टाइम पे दुनिया जो है बहुध्रुवीय है। अगर पावर की बात करें तो शक्ति संतुलन अगर आपको बनाना है ना,
तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे पावर्स आपको देखने को मिले, जैसे इंडिया है, चाइना है, जैसे कि रशिया है, आपका यूएस है, आसियान है, यूरोपियन यूनियन है, ये सब मिलजुल करके ना शक्ति संतुलन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात किया है पारंपरिक सुरक्षा की नीति से, तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं, जो सुरक्षा वाला चैप्टर है उससे लिया गया है। सरकारें अपने देश और अन्य देशों के बीच शक्ति संतुलन के प्रति बहुत ही संवेदनशील होती हैं। ठीक है, वे अन्य देशों के साथ साथ शक्ति का अनुकूल संतुलन बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं, विशेष रूप से जिनके साथ उनके मतभेद या जिनके साथ उनका अतीत में संघर्ष रहा है, जैसे कि भारत, वो आज के टाइम पे चाइना से शक्ति संतुलन बनाने के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। हमने S-400 मिसाइल लिया है रशिया से, आप देखेंगे तो यूएस दबाव डालता रह गया, S-400 मिसाइल मत खरीदो, फिर भी हमने खरीदा। क्यों? क्योंकि हमें चाइना को काउंटर करना है। ठीक है, और इधर पाकिस्तान को काउंटर करना है, बीच में हमारा भारत है। ठीक है, तो शक्ति संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। अगर चाइना ही बिल्कुल पावरफुल हो जाएगा तो इंडिया कहाँ जाएगा भाई? इंडिया तो थ्रेट फेस करेगा, कल को तुरंत चाइना आग दिखा देगा कि हाँ भाई तुम्हारे पास क्या है, हम तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो इंडिया क्या करेगा? इसलिए इंडिया S-400 मिसाइल खरीदता है, यूएस से भी बहुत सारे हथियार, बहुत सारे हेलीकॉप्टर वगैरह खरीदता है, जैसे चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदा है यूएस से चाइना को काउंटर करने के लिए। अभी हमने अपना विक्रांत जो है वो बनाया है पानी के लिए, पानी वाला जो हमारा युद्धपोत जहाज है वो। तो कड़ी मेहनत करते हैं सभी देश ताकि शक्ति संतुलन बना रहे, और वो देश तो और ज्यादा मदद करते हैं ना जिनके पड़ोसियों के साथ विवाद रहता है उनका, जैसे भारत का चीन के साथ विवाद रहा है, 1962 में भी हमारा युद्ध हो गया है चीन के साथ, तो इसको लेकर के, और पाकिस्तान से तो 4 बार हमारा युद्ध हो चुका है। तो ऐसे देश जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि शक्ति संतुलन बना रहे, जैसे कि यूएस जो है ये भी बहुत मेहनत करता है ताकि रशिया के बराबर रहे, और रशिया भी बहुत मेहनत करता है ताकि यूएस के बराबर रह सके। समझ रहे हैं ना आप? तो शक्ति संतुलन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इतना आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नीचे देखिए क्या बताया गया है कि शक्ति संतुलन बनाए रखने का एक अच्छा हिस्सा अपनी सैन्य शक्ति का निर्माण करना है, यद्यपि आर्थिक और तकनीकी शक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सैन्य शक्ति का आधार है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको शक्ति संतुलन बनाना है तो आपके पास सेना जो है उसको ताकतवर बनाओ। दूसरी नंबर बात, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से डेवलप हो, और टेक्नोलॉजी के मामले में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये सारी चीजें अपनी सेना पे खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप जो है अपना जो है शक्ति संतुलन बनाने में कायम हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन जो है आपका 17वां क्वेश्चन यहाँ पर, इवेल्यूट बैलेंस ऑफ पावर एज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, 2 पॉइंट्स के अंदर आपको आंसर पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि राजीव गांधी और लोंगेवाला समझौता पंजाब में सामान्य स्थिति लाने में कहां तक सफल रहा था। आपको पता होगा राजीव गांधी लोंगेवाला एक समझौता हुआ था, जो लोंगेवाला जो आतंकवादी लोग थे उन दोनों के बीच में, ठीक है, और राजीव गांधी के बीच में। तो ये कहां तक आपका सफल हुआ था उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता या पंजाब समझौता पंजाब में सामान्य स्थिति लाने की दिशा में एक कदम था, लेकिन शांति आसानी से या तुरंत नहीं आई, और हिंसा का चक्र लगभग 1 दशक तक जारी रहा। पंजाब में आपने देखा होगा राइट्स बहुत सारे यहाँ पर मतलब दंगे वगैरह हुए, और केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना ही पड़ा। लास्ट में क्या करेगा भाई, और सामान्य चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया को निलंबित कर दिया गया। जो नॉर्मल इलेक्शन वगैरह थे और जो पॉलिटिकली एक्टिविटीज थी उनको बंद किया गया, कुछ टाइम के लिए निलंबित कर दिया गया, खारिज कर दिया गया एक तरह से। और संदेह और हिंसा के माहौल में राजनीतिक प्रक्रिया को बहाल करना आसान नहीं था। 1992 में जब पंजाब में चुनाव हुए तो केवल 24% मतदाता ही मतदान करने के लिए निकले। अंततः सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद का सफाया कर दिया गया, और 1990 के दशक के मध्य तक पंजाब में शांति लौट आई। तो इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछा जाएगा कि हाउ डिड द राजीव गांधी लोंगेवाला अकॉर्ड सक्सीड इन ब्रिंगिंग नॉर्मेलिटी इन पंजाब करके, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18वां क्वेश्चन। जो आंसर आपको लिखना है 18वें क्वेश्चन का वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, देख सकते हैं 2 पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है बच्चों। ठीक है,
आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। ये हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग सी भी बोलते हैं। सेक्शन सी के अंदर बच्चों हमसे जो है सो कि देखेंगे तो यहाँ पर आपसे 4-4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है ये पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको सामान्य निर्देश दिखाऊं तो सामान्य निर्देश में भी आप लिखा हुआ देख सकते हैं। सेक्शन सी की बात करेगा यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 23 तक जो होंगे ना, ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे और इनका आंसर आपको 100 शब्दों के अंदर देना है, 100 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 19 से लेके जो आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। 19वां क्वेश्चन है सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन कि पर्यावरण क्षरण की चुनौती के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पर्यावरण आंदोलन से आई हैं। पृथ्वी की निकासी के खिलाफ और मेगा डैम के खिलाफ आंदोलनों के विशेष संदर्भ में कथन की पुष्टि करनी है आपको। ठीक है, आप देखेंगे पृथ्वी पर आज के टाइम पे कितने सारे प्रदूषण फैलाने वाले कारक जिम्मेदार है। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पृथ्वी का निकासी बोले तो धरती का जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है ना, अर्थ का एक्सट्रैक्शन, उसके संदर्भ में बताना है आपको। तो देखिए पृथ्वी का निष्कर्षण यानी कि खनिज उद्योग द्वारा मिट्टी का निष्कर्षण, रसायनों का उपयोग, जलमार्गों और भूमि का प्रदूषण करना, इसका समुदाय का विस्थापन, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आलोचना और प्रतिरोध को आमंत्रित करना जारी रखता है। कहने का मतलब यह है कि आप देखेंगे पृथ्वी के निष्कर्षण में क्या दिया गया है, आप देखेंगे खनिज उद्योग ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसके द्वारा क्या हो रहा है, मिट्टी का निष्कर्षण होता जा रहा है, रसायनों के कारण भूमि की उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है, प्रदूषित होता जा रहा है भूमि, ये आलोचना का पात्र है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे। और आगे अगर मैं चलूं तो यहाँ पर बताया गया एक उदाहरण फिलीपींस का है, जहां समुद्रों का एक विशाल नेटवर्क है और ऑस्ट्रेलिया स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनियां वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ संगठन अभियान चलाते हैं और अपने ही देश में कंपनी का बहुत विरोध हुआ है। ऑस्ट्रेलिया परमाणु विरोधी भावनाओं और ऑस्ट्रेलियाई स्वदेशी लोगों के मूल अधिकारों की वकालत पर आधारित है। ठीक है, तो ये एक उदाहरण दिया है आपको इसी के संबंध में, पृथ्वी का जो है सो कि निष्कर्षण के संबंध में। ठीक है, उसी के आगे अगर मैं मेगा बांध की बात करूं तो आज के दुनिया में जहां कहीं भी एक मेगा बांध बन रहा है, मेगा बांध मतलब एक डैम समझते हैं ना आप, जो पानी को रोका जाता है। एक जैसे कि ये आप देखेंगे, ये हमारा क्या है, ये है हमारा नदी, क्या है ये नदी है। ठीक है, नदी से पानी आ रहा है, फिर यहाँ पर क्या करते हैं, बांध बना करके पानी को रोक देते हैं, फिर वही पानी टरबाइन पे गिरा करके टरबाइन को इस तरह से घुमाते हैं, टरबाइन घूमता है तो इससे क्या बनता है, बिजली बनता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है सो कि बिजली बनता है और इसके लिए क्या करना पड़ता है, बांध वगैरह बनाना पड़ता है। जैसे चाइना में बांध बना हुआ है, बहुत बड़ा बांध। ठीक है, इंडिया में भी बांध है, यूएस में भी बांध है, ऑस्ट्रेलिया में भी बांध है, बहुत सारे देशों में आपको बांध देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसी से संबंधित यहाँ बताया गया है कि आज की दुनिया में कहीं भी एक मेगा बांध बन रहा है, उसके विरोध में एक पर्यावरण आंदोलन मिलने की संभावना है। 1980 के दशक की शुरुआत में उत्तर में पहला बांध विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका नाम था ऑस्ट्रेलिया में फ्रैंकलिन नदी और उसके आसपास के जंगलों को बचाने का अभियान। ठीक है, तो इस तरह से बताया गया है कि आज की दुनिया में ना कहीं भी बांध बना दिया जा रहा है, कोई भी देश धड़ल्ले से बांध बना रहा है, जैसे चाइना जैसे देश। ठीक है, तो इसीलिए 1980 के दशक में इसके विरोध में अभियान वगैरह शुरू हुए हैं और यहाँ पर जो है सो कि इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और बताया गया है कि भारत में कुछ प्रमुख बांध विरोधी नदी समर्थन आंदोलन हुए, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। इन सबसे प्रसिद्ध आंदोलनों में से एक है। भारत में भी कई बांध बने गए हैं, जैसे कि नर्मदा नदी पे बांध जब बनाया जा रहा था तो उसका भी विरोध हुआ, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने सुना होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस प्रकार से पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 19वां क्वेश्चन का आंसर बच्चों कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सहयोग और असहमति के क्षेत्र की व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, यानी कि क्या किन क्षेत्रों में भारत और बांग्लादेश के बीच में अनबन नहीं है, यानी बातचीत सही चल रही है, नॉर्मल काम चल रहा है, और किन क्षेत्रों में भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद रहता है। ठीक है, तो वो चीज आपको बतानी है। तो चलिए समझते हैं।
पहला तो देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में सहयोग के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत और बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश जो है ना भारत की पूरब चलो नीति का हिस्सा रहा है, आप देखेंगे। और आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मुद्दों पर दोनों ही देशों के बीच में सहयोग देखने को मिलता है। जब भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ मामला आता है तो दोनों देश मिलकर के काम करते हैं। आर्थिक संबंधों में काफी सुधार देखने को मिलता है, ठीक है। दोनों देश आर्थिक रूप से काफी मतलब विकास कर रहे हैं और एक दूसरे का मिलकर के सहयोग कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे टॉप एक्सपोर्टर्स में देखेंगे तो भारत अपना सामान कहां पर बेचता है तो बांग्लादेश टॉप 10 में आता है, जहां पर भारत अपना सामान बेचता है और बांग्लादेश भी खरीदता है, ठीक है। तो आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे तो दोनों ही देश मिलकर के काम कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें मतभेद की, यानी कि दोनों देश में किन चीजों को लेकर के विवाद रहता है, नदी जल यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जल के बंटवारे को लेकर के विवाद देखने को मिलता है हमें, ठीक है। नदी जल बंटवारे को विवाद देखने को मिलता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर के ना विवाद रहता है, कितना पानी तुम लोगे कितना पानी हम लेंगे, तो इसको लेकर के विवाद रहता है दोनों देशों में। अगला है भारत सरकार जो है बांग्लादेश द्वारा अवैध प्रवासियों से इनकार करने से नाखुश रहता है। यानी कि बांग्लादेश से आप देखे होंगे कई सारे बांग्लादेशी छुप छुप कर भारत का बॉर्डर पार करके इंडिया में आ जाते हैं, जिससे भारत के संसाधनों पर जोर पड़ता है, भारत की अर्थव्यवस्था पे जोर पड़ता है। लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती, इसको लेकर के भी विवाद देखने को मिलता है। भारत विरोधी इस्लामी को बांग्लादेश का समर्थन, यानी कि भारत के विरोध करने वाले जो लोग हैं उसको कभी कभी बांग्लादेश समर्थन कर देता है, जैसे चाइना को कभी कभी सपोर्ट कर देता है, इस्लामी लोगों को कभी कभी सपोर्ट कर देता है जो भारत का विरोध कर रहे हैं। तो इसको लेकर के भी दोनों देशों के बीच में विवाद देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि एक्सप्लेन द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एंड डिसएग्रीमेंट जो है सो कि बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, और जो आंसर रहेगा आपका वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से आपको आंसर लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन कि क्या आप इस कथन से सहमत है कि स्वतंत्र भारत की विदेश नीति ने एक शांतिपूर्ण विश्व के सपने को साकार किया है? 3 उपयुक्त तर्कों के साथ अपने उत्तर का समर्थन कीजिए। क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप इस कथन से सहमत है कि स्वतंत्र भारत की जो विदेश नीति रही है ना वो एक शांतिपूर्ण विश्व के सपने को साकार किया है, हमारा जो फॉरेन पॉलिसी रहा है, ठीक है। 3 तर्कों के साथ 3 फैक्ट बताइए कि हाँ बिल्कुल ये करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या रहेगा इसका। आंसर है कि हाँ मैं दिए गए कथन से सहमत हूं। उसी के लिए तर्क इस प्रकार से, पहला यहाँ पर आप देखेंगे स्वतंत्र भारत की विदेश नीति ने गुटनिरपेक्षता की नीति की वकालत करते हुए शीत युद्ध के टकराव को कम करने और संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में मानव संसाधनों का योगदान देकर शांतिपूर्ण दुनिया के सपने को सख्ती से आगे बढ़ाया। यानी कि बिल्कुल आपने देखा होगा कि पहले शीत युद्ध जब चल रहा था तो भारत ने वो क्या बोला कि भाई हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे, ना तो हम इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, हम बिल्कुल किसी भी गुट में शामिल ही नहीं होंगे। साथ ही साथ भारत ने ये भी बोला कि जो है सो कि जो भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन रहेंगे जैसे यूएनओ जैसे संगठन, वहां पर हम लोग सहयोग करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। तो एक ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। उसके आगे अगर मैं बात करूं तो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के नेतृत्व वाली उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो और सोवियत संघ के नेतृत्व वाली जो वार्सा संधि था इसके अस्तित्व में आया, और भारत ने आदर्श विदेश नीति के रूप में गुटनिरपेक्षता की वकालत की और कभी कभी संतुलन सही नहीं दिखा, ठीक है। वकालत की और मतलब ये संतुलन सही नहीं दिखा इन द मीन्स कि ना तो भारत नाटो में शामिल हुआ ना वार्सा में शामिल हुआ, ठीक है। तो इस तरह से भारत ने बिल्कुल करेक्ट किया, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आगे मैं चलूं अगला पॉइंट की मैं बात करूं तो आप ये लिख सकते हैं कि भारत दोनों शिविरों में से किसी में भी शामिल नहीं हुआ और शीत युद्ध के दौरान में भारत अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में एक दूसरे के खिलाफ सैन्य गठबंधनों से दूरी बनाए रखना चाहता था और बनाया भी, ठीक है। और उसी के संदर्भ में कुछ और बातें यहाँ पर लिखी हुई है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको लिखना है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में पूछेगा 4 नंबर में, और जो आपको आंसर लिखना है 4 नंबर में इंग्लिश मीडियम के लिए वो कुछ इस प्रकार से लिखना है 21वें क्वेश्चन का आंसर, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगभग यहाँ 4 पॉइंट्स के अंदर आपको एक्सप्लेन कर रखा है।
चारों पॉइंट्स को अच्छे से अगर आप लिख देते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इजीली आपको 4 नंबर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन कि 25 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के 2 कारणों का विश्लेषण कीजिए। आखिर वो क्या कारण थे कि 25 जून 1975 को भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, इंडिया के अंदर आपातकाल इमरजेंसी लगाया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लगाने के क्या कारण थे, एक एक करके समझिए। पहला पॉइंट में देखिए क्या बताया गया है कि इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनावों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर। और इसका मतलब यह था हुआ कि कानूनी तौर पर अब सांसद जो है वह जो इंदिरा गांधी जो है वो सांसद नहीं रही, और इसलिए वह तब तक प्रधानमंत्री नहीं रह सकती जब तक कि वह 6 महीने के भीतर एक बार फिर से सांसद के रूप में निर्वाचित नहीं हो जाती। लेकिन 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील पर फैसला होने तक उच्च न्यायालय के जो आदेश है उस पर आंशिक रूप से रोक लगा दी और वह संसद बनी रह सकती थी, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती थी। ये आगे देखिए और समझ में आएगा आपको। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने श्रीमती इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की और जयप्रकाश नारायण ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से कहा कि वे सरकार के आदेशों का पालन न करें, और उन्होंने पूर्ण क्रांति जो है सो की का आह्वान किया और आपातकाल के विरोध में के प्रतीक बन गए। ठीक है, तो ये सारे जो है सो कि आपातकाल लगाए जाने के कारण। तो और भी काफी सारे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारण इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये तो सिर्फ आपका सीबीएसई ने दे दिया है, जो कि मैंने आपको बता दिया। रेल हड़ताल भी लिख सकते हैं आप, महंगाई बढ़ जाना, तेल के दाम बढ़ जाना, बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, दंगे हो रहे थे इसलिए भी आपातकाल लगाया गया, काफी सारी चीजें आप लिख सकते हैं। और सेम क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनालाइज 2 रीजंस फॉर imposition of national emergency in India on June 25, 1975। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 22वां का आंसर, 22वें क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार से, पहला, दूसरा और तीसरा 3 पॉइंट के अंदर आपको यहाँ पर बता रखा है। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन जो भी रहता है पूरी कोशिश कीजिएगा ऐसे क्वेश्चनों में तो खास करके कि एक अच्छा भूमिका बनाऊं, एक अच्छा निष्कर्ष लिखूं, ताकि टीचर का जो है सो कि जो चेक कर रहा होगा आपका कॉपी, उसका अच्छा लगे, आपका कॉपी इंप्रेशन अच्छा जाए और आपको इजीली 4 नंबर देखने को मिल जाए। लॉन्ग क्वेश्चंस में पूरी कोशिश किया कीजिए कि भूमिका और निष्कर्ष जरूर बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महान शक्ति बन गया। ठीक है, दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद जो सोवियत संघ था वो एक महान शक्ति बन गया, एक पावरफुल देश कह लीजिए बन गया या राज्य बन गया। हालांकि कुछ ही समय में सोवियत व्यवस्था नौकरशाही और सत्तावादी बन गई, जिससे उसके नागरिकों का जीवन जो है वो कठिन हो गया। क्या आप दिए गए कथन से सहमत है? अपने उत्तर को सिद्ध करने के लिए तर्क दीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे आपको आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का, काफी घुमा करके क्वेश्चन पूछा है। तो आंसर आप इस तरह से लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महान शक्ति बन गया, बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत ही जल्द क्या हुआ, यह व्यवस्था बहुत नौकरशाही और सत्तावादी बन गई। मैं दिए गए कथन से सहमत हूं। दिए गए कथन के पक्ष में तर्क इस प्रकार से है। अब कैसे तर्क देखेंगे आप, इस प्रकार से तर्क लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि सोवियत अर्थव्यवस्था अमेरिका को छोड़कर बाकी दुनिया की तुलना में अधिक विकसित थी। इसमें एक जटिल संचार नेटवर्क था, विशाल ऊर्जा संसाधन थे, क्योंकि सोवियत संघ की जो भी व्यवस्था थी ना वो बहुत परफेक्ट थी उस टाइम के हिसाब से, अपने नागरिकों का ख्याल रखता था। उसके पास परफेक्ट एक कम्युनिकेशन का सिस्टम था, पूरा सुई से लेकर हवाई जहाज तक वो खुद बनाते थे। ये सारी चीजें आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या बताया गया है, लोकतंत्र की कमी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अभाव ने उन लोगों का दम घोट दिया जो अक्सर चुटकुले और कार्टून में अपनी असहमति व्यक्त करते थे। वहां पर देखिए सोवियत संघ में था तो सब कुछ, लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी। वहां पर आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी एकदम खत्म कर दिया गया, नाम का डेमोक्रेसी था। वहां पर क्या था कि एक तरह से राजतंत्र हो गया था।
नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया था, जिसके कारण क्या हो रहा था कि जो लोग अपनी भावनाओं को कार्टूनों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से बयां करना चाहते थे सरकार के खिलाफ या उनके सपोर्ट में, तो वो भी नहीं कर पाए वो। ठीक है, तो ये उन लोगों का दम घोटने के बराबर हो गया। ठीक है, जो वहीं रहते थे। अगला है कि सोवियत राज्य के अधिकांश संस्थानों में सुधार की आवश्यकता थी। सोवियत राज्य के जितने भी संस्थान थे उसमें ज्यादातर सुधार की आवश्यकता थी, क्योंकि वो जवाबदेही नहीं रही थी। ठीक है, पार्टी जो है, पार्टी ने 15 अलग अलग गणराज्यों में लोगों के आग्रह को पहचानने से इनकार कर दिया, जिन्होंने अपने सांस्कृतिक मामले सहित अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के लिए सोवियत संघ का गठन किया था। यानी कि जो 15 गणराज्यों से मिलकर के बना था सोवियत संघ, वो सभी को फ्रीडम नहीं दिया जा रहा था कोई भी काम करने के लिए। और उसी के हिसाब से देखा गया कि हालांकि कागज पर रूस केवल उन 15 गणराज्यों में से एक था जो एक साथ यूएसएसआर का गठन करते थे, वास्तव में रूस ने हर चीज पर प्रभुत्व किया। यानी कि जितने भी चीजें थी ना, 15 गणराज्यों से मिलकर के सोवियत संघ बना था, लेकिन देखा जाए तो रूस ही उसमें बहुत ज्यादा पावरफुल था। जब सोवियत संघ था तब भी, जब सोवियत संघ का कोलैप्स कर गया तब भी, आज भी रूस भी बहुत पावरफुल है। और अन्य क्षेत्रों के लोग जो है उपेक्षित और अक्सर दबे हुए महसूस करते थे। उनको लगता था कि यार हमें तो कोई आजादी मिल ही नहीं रहा है कि हम अपना विकास कर सकें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वास्तव में सोवियत संघ एक महान शक्ति बन गया, लेकिन बहुत जल्द यह व्यवस्था बहुत नौकरशाही और सत्तावादी हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपसे अगर इंग्लिश मीडियम में पूछा जाएगा तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। मतलब क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाएगा और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है इंग्लिश मीडियम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन डी के अंदर के क्वेश्चन जो है आपका जो है सो कि मैप एंड कार्टून बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आ गए हम लोग सेक्शन डी, बोले तो खंड डी में मैप और कार्टून बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको देखने वाले हैं। प्लस में इसके अंदर एक पैसेज वाला भी क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे। तो 24वां क्वेश्चन है आपका पैसेज वाला, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट जो क्वेश्चन आंसर है उस पर चलूंगा। ठीक है, इसमें भी आपको जो है सो कि क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट टाइप के देखने को मिलेंगे, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन आंसर पे चलूंगा। एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे गए इसमें कि ब्रिक्स के 11वें सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले राजनीतिक नेता का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है जेकबा जुमा। ठीक है, सॉरी जेकब जुमा, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर आपको आंसर मिल जाएगा पैसेज के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है ब्रिक्स देश जो है ना परस्पर समानता का सम्मान करते हैं, यानी एक दूसरे का सम्मान करते हैं समानता के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस वर्ष में अपनी वर्ष डैश में अपनी पहली बैठक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद ब्रिक जो है ना वो ब्रिक्स में बदल गया। तो 2009 में पहले ब्रिक था ये, और फिर इसमें एस जुड़ गया, यानी कि दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका जुड़ गया, देन जो है सो कि ये ब्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम आपका क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश मीडियम में कह रहा हूँ, अगला क्वेश्चन है, माफी चाहूंगा। चौथा क्वेश्चन है कि ब्रिक्स की स्थापना 2006 में किस में हुई थी। तो रूस में इसकी स्थापना हुई थी। अब आगे चलें, यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, आपको ये पैसेज पढ़ना है, देन आंसर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी आपका जैकोब जुमा करके, ये जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सही आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रिक्स इज करेक्ट। तो इसका सही उत्तर है ब्रिक्स कंट्रीज रिस्पेक्ट म्यूचुअल इक्वालिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन कि ब्रिक टर्न इनटू ब्रिक्स आफ्टर इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका इन इट्स फर्स्ट मीटिंग इन द ईयर। तो 2009 में इसमें साउथ अफ्रीका जो है जुड़ा और ब्रिक्स बन गया है। अगला है ब्रिक्स वाज फाउंड इन 2006, कहाँ पे फाउंड किया गया था। तो ये फाउंड किया गया था रशिया के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 25वें क्वेश्चन में। 25वां जो क्वेश्चन है आपका वो मैप से रिलेटेड है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो मैप से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे इसके अंदर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि जिस राज्य में भाकपा के नेतृत्व में एक गठबंधन ने वर्ष 1957 में सरकार बनाई। ठीक है, भाकपा क्या है यहाँ पर आप देखेंगे, द स्टेट वेयर कोलरेशन लीड बाय द सीपीआई फॉर्म द गवर्नमेंट इन द
ईयर 1957। तो सीपीआई ने जो है कि सरकार बनाई थी, तो वो था आपका केरल। यहाँ पर आप देखेंगे पहले का हमारा जो है मैप के अंदर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, केरल। अब देखिए भारत के नक्शे में अगर मैं बात करूं केरल की, तो ऑप्शन नंबर सी आपको मैंने बताया था केरल होगा, तो ये आपका यहाँ पर केरल होगा। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन नंबर सी हमारा केरल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो दूसरा क्वेश्चन कि नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित राज्य। ठीक है, नेता बोले तो वही लीडर, जो आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी से रिलेटेड जो स्टेट है वो आपको बताना है। तो वो कौन सा स्टेट है बच्चों, वो है आपका वेस्ट बंगाल, बोले तो पश्चिम बंगाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन कौन सा, यहाँ मैप में जो बी लोकेट किया गया है ना वेस्ट बंगाल, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित राज्य जो है हमारा वो वेस्ट बंगाल है, दूसरे का यहाँ पर आपका ये करेक्ट होगा। आगे चले, अगला जो हमारा मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये है कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने वाले कर्पूरी ठाकुर से संबंधित राज्य। ठीक है, तो इससे संबंधित राज्य कौन सा है, वो है बिहार। ठीक है, बिहार सही है इसका। डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, जो आपका मैप के अंदर दिया गया है। इंग्लिश में इस तरह से पूछा गया है कि द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर हु इम्प्लीमेंटेड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकवर्ड क्लास के लिए जिसने यहाँ पर रिजर्वेशन करवाया। ठीक है, तो ये बिहार आपका कहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं इधर आपको देखने को मिलेगा भारत के नक्शे में। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, और ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, मैप से संबंधित क्या पूछा गया है यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि स्कूली छात्रों के लिए मिड डे मील कार्यक्रम शुरू करने वाले के काम राज्य से संबंधित राज्य। ठीक है, तो के काम राज्य से संबंधित राज्य कौन सा है वो बताना है। यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछा गया है, द स्टेट रिलेटिव टू के कामराज हु स्टार्टेड द मिड डे मील प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो के काम राज्य से संबंधित राज्य कौन सा है, वो है आपका तमिलनाडु। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ए कहाँ पे है मैप में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं ये। तो चौथे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तो इस तरह से ये मैप में आपका लोकेट किया हुआ रहेगा, और इस तरह से आपको डब्बा जो दिया रहेगा इस तरह से बना करके आपको फिल करना है, वही चीजें यहाँ इंस्ट्रक्शंस में बताई गई है। ठीक है, तो ये आपका मैप वाला क्वेश्चन था जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं बच्चों कार्टून से संबंधित प्रश्न जो है आपके। ठीक है, कार्टून रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो देखने वाले हैं। दिए गए कार्टून का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये कार्टून है आपका, इस बारी जो आपका पेपर आएगा उसके अंदर कार्टून भी आएगा। ये कार्टून है आपका, और इस कार्टून से संबंधित यानी रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं, उनका आंसर आपको देना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं इस कार्टून से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि 1960 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद छिड़ गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन में अपने समकक्ष डैश के साथ बातचीत कर रहे थे, जो व्यर्थ साबित हुआ। तो माओ सेतुंग से बात कर रहे थे, वो किससे बात कर रहे थे, माओ सेतुंग से। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, और माओ सेतुंग जो है ये आपका है, कैसे नाम भी होता है चीनी लोगों का, क्या ही बोले। ठीक है, ये पहले का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्षेत्र में उस स्थान का नाम बताइए जिस पर वर्ष 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया। तो उसको अक्साई चीन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अक्साई चीन पर चाइना ने कब्जा कर लिया था 1962 में। ठीक है, 1962 में। तो क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, अक्साई चीन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री थे, कौन थे, तो वो थे वीके कृष्णा मेनन जी, जो थे ना वो इंडिया एंड चाइना का जब वॉर हो रहा था तो उस टाइम पे इंडिया के जो है सो कि आप कह सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर थे, तो वीके कृष्णा मेनन जी। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए कि भारत और चीन के बीच में 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षरित समझौते का नाम बताइए। किस हस्ताक्षर पे साइन हुआ, तो वो था आपका पंचशील समझौता। ठीक है, पंचशील एग्रीमेंट जो था उस पर साइन हुआ था, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, और जो है सो के आंसर रहेगा पंचशील एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है सेक्शन डी भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सेक्शन डी भी समझ में आया होगा।
और अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जितना ज़्यादा, मैं बार बार ही बोलता हूँ, वीडियो को जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और चैनल पर नए आ गए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करेगा। वीडियो को शेयर भी करते रहिए अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सेक्शन है, लॉन्ग क्वेश्चंस वाला सेक्शन, सेक्शन नंबर ई, खंड ई जिसको आप कहेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये पूछे जाएंगे। और सेक्शन ई के अंदर क्वेश्चन नंबर 27 से लेके जो भी क्वेश्चन है वो 6 नंबर वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सामान्य निर्देश में भी आपको बताया गया है कि प्रश्न संख्या 27 से 30 प्रत्येक 6 अंक के होने वाले हैं और इन प्रश्नों को उत्तर आपको 170 शब्दों से अधिक में नहीं देना है, यानी कि इनका जो आंसर आपको लिखना है 170 वर्ड्स के अंदर लिखना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस का आंसर भी देखते हैं, समझते हैं इन क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ई का कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण दे। ठीक है, तो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिणामों को बताना है। तो देखिए, वैश्वीकरण के अगर हम लोग सांस्कृतिक परिणामों की बात करें तो आज आप देखेंगे कि पूरी दुनिया जो है ना उसकी संस्कृति मतलब संस्कृतियों पर खतरा मंडरा रहा है या खतरा पैदा हो गया है वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया में ना जो संस्कृति है वो मिलती जा रही है। अमेरिकी जीवन शैली जो है ना उसका शक्तिशाली प्रभाव देखने को मिलता है। पूरी दुनिया जो है वेस्टर्न कंट्रीज के जो सांस्कृतिक चीजें हैं, उनका पहनावा है, उनका खान पान की चीजें हैं, उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी बाहरी प्रभावी हमारी पसंद को बढ़ावा देते हैं और कभी कभी वह पारंपरिक को प्रभावी बनाते हैं। हाँ, बिना हमारी संस्कृति को संशोधित करते हुए। दूसरी ओर नीली जीन्स जो है ना होमस्पून खादी के कुर्ते के साथ अच्छी लगती है। ठीक है, तो कह रहा है कि कभी कभी बाहर की जो संस्कृति वो अच्छी भी होती है, जैसे कि नीली जीन्स जो है, जीन्स के साथ अगर हम लोग खादी का कुर्ता पहने तो कितना बढ़िया लगता है। तो मिक्सअप यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप लिखने को तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो गया सांस्कृतिक। अब हम लोग देखने वाले हैं वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणामों को बच्चों। ठीक है, तो वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणामों की अगर मैं बात करूं तो सबसे सरल स्तर पर वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम राज्य की क्षमता का क्षरण होता है, अर्थात सरकार की क्षमता वह करती है जो वे करते हैं। कहने का मतलब यह है कि वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणामों की बात करें तो आज के टाइम पे आप देखेंगे कि जो सरकारें हैं उनकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो कम होती जा रही है या उनका उसके अंदर कमी देखने को मिली है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, उनके हिसाब से निर्णय लेने पड़ते हैं और भी बहुत सारे कारण आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य अब एक अधिक न्यूनतावादी राज्य का स्थान ले रहा है, जो कानून और व्यवस्था के रखरखाव और अपने नागरिकों की सुरक्षा जैसे कुछ मुख्य कार्य करता है। ठीक है, और किसी को यह ध्यान रखना होगा कि वैश्वीकरण हमेशा राज्य की क्षमता को कम नहीं करता है। राज्य सर्वोच्च संगठन रहेगा। प्रौद्योगिकी राज्य की क्षमता को बढ़ा सकती है। ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा आएगा तो राज्य की जो क्षमता है यानी कि किसी देश की क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। इस प्रकार वैश्वीकरण के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिणाम जो है प्रकृति में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं। ये तो इसने अपने हिसाब से आंसर बताया सीबीएसई ने। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से आंसर भी लिख सकते हैं। आगे अगर हम लोग चले तो यही सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछा जाएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गिव एन एनालिसिस ऑफ द कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है 6 नंबर का, और जो आंसर रहेगा आपका वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कि आप इस प्रकार से देख ही सकते हैं, लिखा हुआ है। एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो है आपका वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के अथवा में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला आप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। तो इसके अथवा में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा है कि वैश्वीकरण के प्रतिरोध के किन्हीं 3 कारणों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, मतलब वैश्वीकरण का विरोध क्यों किया जाता है। ठीक है, तो उसके 3 कारण आपको बताने हैं। तो आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि समकालीन वैश्विक पूंजीवाद के एक विशेष चरण का प्रतिनिधि करता है, जो अमीर और गरीब
कह लीजिए अमीर और गरीब को गरीब बनाता है, और यह वामपंथी द्वारा दिया गया तर्क है। कहने का मतलब यह है कि वैश्वीकरण का विरोध इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि वैश्वीकरण के आने से अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ठीक है, चूंकि वैश्वीकरण ने राज्य को कमजोर कर दिया है या गरीबों के हितों की रक्षा करने में असमर्थ है। यह भी कहा जाता है कि वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, सरकारें कमजोर होती जा रही है, उनका निर्णय लेने का क्षमता कमजोर होता जा रहा है, और वो गरीबों के हक में जो है फैसला नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वैश्वीकरण का विचार आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद के विपरीत होता है। आत्मनिर्भर नहीं बनने देता है वैश्वीकरण देशों को। ठीक है, वो डिपेंड रखना चाहता है दूसरे देशों पर। ठीक है, और संरक्षणवाद से मुक्ति मतलब इसके विपरीत काम करता है, जिससे कि कोई भी देश जल्दी ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाता है। वैश्वीकरण के कारण लोग अपने सदियों पुराने मूल्यों और तरीकों को खो देंगे। ठीक है, यानी कि जो सदियों पुराने उनकी संस्कृति सभ्यता है वो खो देंगे कभी न कभी। कुछ आलोचक यही जो वैश्वीकरण का विरोध करते हैं वो कहते हैं कि वैश्वीकरण साम्राज्यवाद का दूसरा रूप है, यानी कि जिससे कि अपने साम्राज्य को बढ़ावा जाए, वैश्वीकरण का इस्तेमाल करके बढ़ाया जा सकता है। ये कुछ आलोचक यानी कि कुछ जो विरोध करने वाले लोग हैं वैश्वीकरण का वो कहते हैं। विश्व सामाजिक मंच नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करता है। ठीक है, जो नए उदारवादी वैश्वीकरण है उसका विरोध किया जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि आंसर एनी 3 रीजंस फॉर रेजिस्टेंस फॉर टू ग्लोबलाइजेशन करके। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है, इस तरह से इसका आंसर रहेगा इंग्लिश मीडियम में। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आंसर आपको लिखना है। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर एक पॉइंट और रह गया, अगर आप इसको भी लिखना चाहें तो देख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 28वां क्वेश्चन कि इस बदलती दुनिया में एक मजबूत और पुनर्जीवित संयुक्त राष्ट्र वांछनीय है। एक सशक्त संयुक्त राष्ट्र के लिए आवश्यक सुधारों पर प्रकाश डालिए। यानी कि क्वेश्चन यही पूछा है, थोड़ा घुमा कर क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में ये बोला है कि आज की जो बदलती दुनिया है ना, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो सही नहीं है भाई, उसमें सुधारों की जरूरत है। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए बताया गया ऐसा क्यों है। देखिए लिखा हुआ है कि हाँ, इस बदलती दुनिया में एक मजबूत और पुनर्जीवित संयुक्त राष्ट्र वांछनीय है। वास्तव में इसमें सुधार की जरूरत है, किसी भी संगठन के लिए मौलिक है। मतलब कोई भी संगठन हो ना, उसमें सुधार बहुत जरूरी होता है। संयुक्त राष्ट्र के लिए सुझाए गए सुधार इस प्रकार से। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या सुधार हो सकता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र के संगठनात्मक ढांचे और प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की आवश्यकता की जा सकती है। यूएनएससी में स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यों की संख्या में बढ़ावा दिया जा सकता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सुरक्षा परिषद में आप देखेंगे 5 ही स्थायी सदस्य देखने को मिलेगा, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और चीन। ठीक है, तो ऐसे चीजों में बदलाव किया जा सकता है। भारत जैसे देशों को भी उसमें मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो काफी सारे सुधार किए जा सकते हैं सुरक्षा परिषद वगैरह में और यूएनओ में। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, इस तरह से आप आंसर लिख देंगे कि किस तरह से आपको सुधार की जरूरत है, मतलब यूएनओ को सुधार की जरूरत है आज के इस बदलते हुए दौर के अंदर। कोई अन्य बिंदु भी हो सकता है, प्रासंगिक बिंदु एनसीईआरटी को आधार बना करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछा जाएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 28वां क्वेश्चन, जो आंसर आपको लिखना है 28वें क्वेश्चन का, वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, 6 नंबर में। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा देखने को मिलेगा, एक चॉइस देखने को मिलेगा कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। तो इसके अथवा में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इसके अथवा में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना का विश्लेषण कीजिए। आपके विचार से इसके स्थायी और अस्थायी सदस्यों को दिए जाने वाले विशेषाधिकार में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की संरचना की बात करनी है और कुछ और बातें करना है। तो देखिए संरचना की अगर हम बात करें, यानी इसकी बनावट कैसी है, तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी, यानी कि 5 परमानेंट होते हैं मेंबर्स और 10 परमानेंट मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सुरक्षा परिषद का जो है कि स्थायी सदस्य जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है और
चीन है, ये स्थायी सदस्य है। स्थायी सदस्य कौन है? जो दूसरे विश्व युद्ध में जो देश जीते थे ना, वो उन्हीं को स्थायी सदस्यता दे दी गई थी मेनली, अगर हम लोग बात करें तो। उसके बाद बताया गया कि 10 अस्थायी होते हैं, एक बार में केवल 2 वर्षों के लिए सेवा करते हैं और उस अवधि के बाद नव निर्वाचित सदस्यों को स्थान देते हैं, यानी नए नए देशों को आना पड़ता है। एक स्थायी सदस्य जो है वो 2 साल के लिए रह सकता है, उसके बाद दूसरा कंट्री आ जाएगा। किसी देश को 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के तुरंत बाद फिर से निर्वाचित नहीं किया जा सकता है, यानी कि कोई अस्थायी सदस्य जो है सुरक्षा परिषद का वो एक साथ अपना 2 साल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद वो वापस से अपना 2 साल कंप्लीट जल्दी से नहीं कर सकता, कुछ टाइम उसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा से उसको तुरंत इलेक्ट नहीं किया जा सकता। उसके आगे देखिए क्या बताया गया है कि अस्थायी और अस्थायी सदस्यों के विशेषाधिकार की बात करें तो इसमें काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। हमें इस तथ्य को समझना चाहिए कि 5 राज्यों को यानी 5 देशों को स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था, क्योंकि वे द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद सबसे शक्तिशाली राज्य थे और युद्ध में विजेता बने थे। मैंने आपको बताया ना, इन स्थायी सदस्यों को वीटो पावर का विशेष अधिकार है, मतलब कि वे एक निर्णय को रोकने के लिए नकारात्मक तरीके से मतदान कर सकते हैं इस विशेषाधिकार के कारण। कहने का मतलब यह है कि जो 5 स्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद के, अगर पूरी दुनिया एक तरफ होगा और एक देश एक तरफ होगा, 5 स्थायी में से कोई एक देश, और वो बोलेगा कि मैं वीटो लगाता हूं, इस चीज को पूरी दुनिया में लागू नहीं किया जा सकता, तो उस चीज को पूरी दुनिया में लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा नकारात्मक पावर है ये स्थायी सदस्यों के पास, ठीक है, इतना पावरफुल है ये, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बताया गया है वीटो पावर के बारे में, और ये निर्णय जो है वो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी है। अस्थायी सदस्यों को ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनके पास कोई भी वीटो पावर नहीं होता है, जो कि सही चीज नहीं है, इसमें बदलाव की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। वही आपका क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा गया है, और आंसर जो है 28वें का कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में चीजें यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में दी हुई है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन में देखिए कि देशी रियासतों को भारतीय संघ में लाने के मुख्य कारणों की सूची बनाइए और उन नेताओं का नाम बताइए जिन्होंने इस दिशा में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, उनका योगदान भी बताइए, ठीक है। तो जो देशी रियासतें थी उसको भारतीय संघ में क्यों शामिल किया गया, ठीक है, तो उसको पहले समझिए। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था, भारत जब आजाद हुआ था 1947 के अंदर, तब हमारा एक भारत नहीं था। आज जो आप कन्याकुमारी से लेकर के ऊपर जम्मू कश्मीर तक देखते हो और इधर आपका गुजरात से लेकर के असम तक देखते हो, तो ये एक भारत नहीं था, बल्कि 565 रियासतों में टूटा हुआ था। तो इसको एक भारत, अखंड भारत बनाया गया, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एक नेता ने, जिसका नाम था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिसको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि देशी रियासतों के भारतीय संघ में लाने के मुख्य कारण क्या थे। तो देखिए बताया गया है कि भारत के विभाजन और स्वतंत्रता के साथ ब्रिटिश क्राउन ने रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने का विकल्प दिया, यानी कि जो भी रियासतें थी वो चाहे तो भारत में शामिल हो सकती थी, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती थी, चाहे तो अपना अलग देश बना सकती थी। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिला, भारत में अंतरिम सरकार ने विभिन्न आकारों की छोटी रियासतों में भारत के संभावित विभाजन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, और रियासतों को भारत संघ में लाने की सरकार की नीति जो है 3 विचारों से प्रभावित थी। क्यों लाया गया, देखिए, अधिकांश रियासतों के लोग स्पष्ट रूप से भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहते थे, ठीक है। जितने भी रियासतें थी ना, 565 रियासतें, उनमें जितने भी लोग थे ना, वो चाहते थे कि वो भारत का हिस्सा बने। तो एक ये कारण था कि भारतीय संघ में मिलाया गया ज्यादातर रियासतों को। अगला है कि सरकार कुछ क्षेत्रों को उनकी मांगों को समायोजित करने के लिए स्वायत्तता देने में लचीला होने के लिए तैयार थी, यानी कि कुछ क्षेत्रों को बोला कि आप भारतीय संघ में शामिल हो जाओ, हम आपको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करवा देंगे। तो एक ये कारण आप लिख सकते हैं। अगला है सरकार राष्ट्र के क्षेत्रीय सीमाओं के एकीकरण और सुदृढ़ीकरण को बनाए रखने के लिए दृढ़ थी, यानी कि पूरा जो देश है वो एक देश ना रहे, अखंड भारत रहे, टूटा हुआ भारत ना रहे, इसीलिए वो भारतीय संघ में इन रजवाड़ों को शामिल करना चाहती थी। और नेता और ऐतिहासिक भूमिका की बात करें तो उस टाइम के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। वो सभी रियासतों तक पहुंच गए, ठीक है,
और उन्होंने उनके साथ शांतिपूर्ण और कूटनीतिक तरीके से बातचीत की और उनकी ओर से इस प्रयास के कारण लगभग सभी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई या अधीन उनके आ गई भारत के अंदर। यानी कि उस टाइम पे जो देश नॉर्मल प्यार से मान गया उसको प्यार से मना लिया, जो देश प्यार से नहीं माना जैसे राजस्थान जैसे मतलब रियासतें, सॉरी, ठीक है, तो उन रियासतों को थोड़ा कूटनीति से भी भारतीय संघ में शामिल किया गया। और यहाँ पर दो लोगों का नाम आता है, एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और उस टाइम के गृह मंत्री जो थे ये वल्लभ भाई पटेल जी, और उप प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी कोई और अन्य प्रासंगिक बिंदु भी हो सकता है जो एनसीईआरटी को आधार बना करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29वां, इसका आंसर आप लिख सकते थे हिंदी मीडियम में। अगर इंग्लिश मीडियम में बात करूं तो इंग्लिश मीडियम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 29वां क्वेश्चन, और जो आंसर आपको लिखना है 29वें क्वेश्चन का वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से आपको इंग्लिश मीडियम में आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट भी आप लिख सकते हैं जो एनसीईआरटी है उसको आधार बनाकर। आगे चलते हैं। अब इसी में आपसे एक अथवा में क्वेश्चन पूछ लिया है, एक चॉइस में क्वेश्चन आ गया आपके पास कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। तो इसका अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से समझिए कि भारत की स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के 3 कारणों की विवेचना कीजिए। तो भारत की स्वतंत्रता जब हुई उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग क्यों बनाया गया, उसके 3 कारण बताने। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के कारण, ठीक है, समझिए ध्यान से। देखिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों ने जो आंदोलन हुए उन्होंने राज्यों के गठन के आधार के रूप में भाषाई सिद्धांत का वादा किया। ठीक है, वास्तव में 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के बाद इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पुनर्गठन के आधार के रूप में मान्यता दी गई थी कि कई प्रांतीय कांग्रेस समितियां भाषाई क्षेत्रों द्वारा बनाई गई थी जो ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक प्रभागों का पालन नहीं करती थी। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा देश था उसके अंदर कई भाषाई आधार पर कांग्रेस के अलग अलग जैसे कि ब्रांचेस बनाई गई थी जो कि ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक प्रभावों का पालन नहीं करती थी, अंग्रेजों के हिसाब से नहीं चलती थी। और आजादी और विभाजन के बाद चीजें बदल गई। हमारे नेताओं ने महसूस किया कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने में व्यवधान और विघटन हो सकता है, यानी कि भाषा के आधार पर अगर हम लोग बनाएंगे राज्यों को तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। नेहरू जी सोच में पड़ गए थे भाई, कसम से बता रहा हूँ एक बार को। इसके ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हो वीडियो भी देख सकते हैं कि भाई एक आंध्र प्रदेश को तो अलग कर दिया पोटी श्री रामुलु के उसके कारण, भूख हड़ताल के कारण, ठीक है, लेकिन सोच में पड़ गए। हर राज्य आ गया सामने, बोला कि भाई हमें अलग करो, हमें अलग करो, हमें अलग करो, और ये मांग आज भी चल रही है। आज भी कई राज्य बोलते हैं कि हमें अलग करो, भाषाई आधार पर, हमारी भाषा अलग है, हमारी बोली चाली अलग है। ठीक है, इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने राज्यों के पुनर्गठन के मामले को स्थगित करने का फैसला किया। वो बोले कि नहीं, राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। ठीक है, और उसी के हिसाब से आगे बात हुआ। राष्ट्रीय नेतृत्व के इस निर्णय को द्वारा चुनौती दी गई। मतलब ये जो निर्णय आया ना कि राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा भाषाई आधार पर, इसको चुनौती दी गई। बोला गया कैसे नहीं होगा भाई, होगा। ठीक है, और उसी हिसाब से आगे यहाँ पर देखने को मिला कि स्थानीय नेता और जनता पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध शुरू हुआ, और जिसने वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, केरल और कर्नाटक शामिल थे। इसे विशालाध्र आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, और इसी आधार पर देखिए काफी सारी चीजें हमें देखने को मिली। इस आंदोलन ने मांग की कि तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास प्रांत से अलग किया जाए, यानी जो तेलुगु बोलने वाले हैं उनको मद्रास से अलग करो, जिससे कि वे अलग थे और एक अलग आंध्र प्रांत में बनाया जाना चाहिए। शीघ्र ही इस आंदोलन ने गति पकड़ ली। ये आंदोलन जो हुआ था इसने गति पकड़ ली, और कांग्रेस और एक अनुभवी गांधीवादी का 56 दिनों के अनिश्चितकाल अनशन के बाद निधन हो गया, पोटी श्री रामुलु का। उसके बाद आंध्र क्षेत्र की बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और उनके हिंसक प्रदर्शन हुए। अंत में प्रधानमंत्री ने दिसंबर 1952 में एक अलग आंध्र राज्य के गठन की घोषणा की, और आंध्र प्रदेश के गठन ने देश के अन्य हिस्सों
में भाषा के आधार पर अन्य राज्यों के निर्माण के लिए संघर्ष को प्रेरित किया और इन संघर्षों ने केंद्र सरकार को 1953 में राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के प्रश्न पर गौर करने के लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने के लिए मजबूर कर दिया। यानी कि जैसे ही 1952 में आंध्र प्रदेश बन गया भाषा के आधार पर, उसी हिसाब से सारे राज्य आगे बोले हमें अलग करो, हमें अलग करो, हमें अलग करो। तो सारे राज्यों को देखते हुए जैसा कि 1953 में आपका जो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो बनाया गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आंसर आपको लिखना है वो इंग्लिश मीडियम में कुछ इस प्रकार से लिखते चलना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 30वां क्वेश्चन कि भारत में लोकतंत्र के लिए गठबंधन सरकारें वरदान साबित हुई है। 3 प्रासंगिक तर्कों के साथ कथन को आपको बताना है। ठीक है, तो लोकतंत्र के लिए आप देखेंगे तो गठबंधन सरकार का पूरा एक दौर ही चला है। 1967 के चुनाव के दौरान देखेंगे अगर आप, तो विपक्षी दलों ने महसूस किया कि उनके वोटों के विभाजन ने कांग्रेस को सत्ता में बनाए रखा है, इसलिए भारतीय राजनीति में कांग्रेस विरोधी मोर्चे का निर्माण हुआ और गैर कांग्रेसवाद का उदय हुआ। इसके विपक्ष में आप देखेंगे कि मतलब इसी को लेकर के विपक्ष जो था वो एकजुट हो गया और 8 राज्यों में गठबंधन सरकारें बनी, जिसमें पंजाब में गठबंधन सरकार देखने को मिला, यूपी में गठबंधन सरकार देखने को मिला, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य राज्य भी इसमें शामिल थे। तो यहाँ पर गठबंधन सरकारें जो है वो काफी यहाँ पर ठीक रही है भारत के लोकतंत्र के लिए। तो उसी को लेकर के काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख भी सकते हैं। तो इस तरह से आपका दिया हुआ है 1989 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन वह विपक्ष में बैठी थी। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों के गठबंधन का गठन किया गया। ठीक है, 1989 के बाद चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व का अंत हुआ और गठबंधन सरकारों की चिन्हित किया गया, क्योंकि इसके बाद 1 या 2 दल को कभी भी अधिकांश वोट नहीं मिले और 2014 में आते आते गठबंधन की सरकार खत्म हो गई, बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पर स्टैब्लिश हो गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा आपका, और यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा। और जो आंसर लिखना है आपको इंग्लिश मीडियम में वो कुछ इस प्रकार से लिखना है 6 नंबर में। 6 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें भूमिका और निष्कर्ष जरूर बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा ज्यादातर क्वेश्चन में आपका बन जाए। सभी क्वेश्चनों में नहीं बनता है भूमिका और निष्कर्ष, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में बन जाता है। अगर आप भूमिका और निष्कर्ष बनाते हैं तो आपका जो टीचर रहेगा उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इंग्लिश मीडियम में जो आपको आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। आगे चलते हैं, इसी के अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके चॉइस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि 1980 के दशक के अंत में 3 प्रमुख घटनाओं का विश्लेषण करें जिन्होंने भारत की राजनीति पर लंबे समय तक प्रभाव डाला। तो 3 कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। पहली घटना थी कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया। ठीक है, मुख्य विकास कांग्रेस प्रभुत्व का अंत हुआ, जो दशकों तक चल रही पार्टी 1989 में हार गई और हालांकि पार्टी 1991 में बाद में सत्ता में वापस आई, राजीव गांधी की हत्या, लेकिन इसने पहले की तरह राजनीति जो है अपनी वो नहीं स्टैब्लिश कर पाई। ठीक है, तो कांग्रेस प्रणाली का अंत हुआ, जो इतना मेजोरिटी से पार्टी जीतते हुए आ रही थी वो खत्म हो गया और 1989 के बाद आपका जो है गठबंधन का दौर शुरू हो गया। और दूसरी क्या थी आपकी भारत की राजनीति में लंबा प्रभाव डालने वाली चीज, वो था आपका मंडल मुद्दा, जिसको लेकर के काफी विरोध भी हुआ, जिसके अंदर 27% सीटों को आरक्षित करने की बात कही गई थी। तीसरा था 1991 का जो नए आर्थिक सुधार किए गए थे एलपीजी के तहत, जो है कि आपके उसको लेकर के भी ये लंबे समय तक भारत में आप देखेंगे कि नए सुधार जो थे आर्थिक सुधार, इनमें संरचनात्मक समायोजक कार्यक्रम के रूप में घोषित किया गया, जिसके द्वारा जो है श्री जी के द्वारा, राजीव गांधी जी के द्वारा, यहाँ पर आप देखेंगे कई सारी चीजें दे रखी है। और इसके अंदर आप नए आर्थिक सुधारों की बात करें तो मनमोहन सिंह जी की अहम भूमिका देखने को मिलती है और 1991 में नरसिम्हा राव का कार्यकाल जो था वो देखने को मिला। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के साथ जोड़ने के लिए इसे खोल दिया और एलपीजी के तहत हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया
और यहीं पर हमने बहुत सारी चीजें देखी भी। उसके साथ अगर हम लोग बात करें तो श्री राजीव गांधी जी की हत्या देखने को मिली। तमिलनाडु में एक चुनाव रैली के दौरान जो है लिट्टे समूह द्वारा, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलम जो श्रीलंका का है, उनके द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई और 1991 के चुनाव में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी जो है के रूप में उभरी और श्री नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री के पद के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, 3 चीज पूछा था कि 1980 के अंत जो है दशक के अंत के बाद 3 प्रमुख घटनाओं का विश्लेषण करना था जिन्होंने भारत की राजनीति पर लंबे समय तक प्रभाव डाला। यहाँ पर 4 चीजें यहाँ पर आपको बता दी गई है। सेम क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आपको आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यही था बच्चों आज का ये वीडियो। यहाँ पर हमारा ये जो पेपर था सैंपल पेपर पॉलिटिकल साइंस का वो समाप्त होता है। आई होप कि आपको पूरा जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए। बस बच्चों यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियोस को बनाने के लिए इसी टाइप का। तो दबा के लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको एक घंटी का आइकन या घंटे का कुछ भी कह लीजिए आइकन शो हो जाएगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आपके फोन पर आ जाया करेगा, जिससे कि आपकी जो तैयारी है पेपरों के लिए और भी बेहतरीन तरीके से हो सकेगी। इससे पहले मैंने इंग्लिश का पेपर बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट वाला जो सेक्शन होता है चैनल का वहां पर भी जाकर के उस पेपर को जरूर देखिएगा। वो जो पेपर आएगा आपका इंग्लिश का वो 3 घंटे का आएगा, ध्यान रखिएगा 3 घंटे का आपका इंग्लिश का पेपर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।